दोस्तों, क्या आप हरियाणा में कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो? अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी जॉब पाना चाहते हो तो उसके प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है, आपने कितने भी कंसेप्ट सीख लिए हैं, तब भी आपको प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए। अभी हमारे ग्रुप सी सीईटी के एक बार एग्जाम हो चुके हैं, जिसकी शिफ्ट के मैं 2 पेपर ऑलरेडी सोल्व करा चुका हूँ, जिनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आज हम जो 6 नवंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में ग्रुप सी का हरियाणा का सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसके मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं उन अप्रोच से आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा जिस अप्रोच को आपको एग्जाम में लेना है, ताकि आपको समझ आए। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो टाइम बचाकर क्वेश्चन को कैसे करना है। और अगर आप किसी भी हरियाणा के या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। इससे आपका नॉलेज भी बूस्ट होगा और साथ में आपकी एक प्रैक्टिस भी होगी प्रीवियस ईयर पेपर की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए की वस्तुएं खरीदी, उनमें से आधी 10% लाभ पर बेच दी। शेष को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे इस सौदे में कुल 25% का लाभ। भाई, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में बार बार देखा गया है। इसका एक बेस्ट मेथड है जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को एक लाइन में निकाल सकते हो, जिसको हम लीनियर मेथड कहते हैं। क्वेश्चन में आपने क्या करना है, रेशियो से एक इक्वेशन बना लेनी है। उसने ये बोला है कि आधी वस्तुएं तो बेच दी हैं 10% लाभ पर, आधी किस लाभ पर बेचे कि टोटल में 25% लाभ हो। तो इसका मतलब अगर मैं ये मान लूं, आधी वस्तुएं और ये आधी वस्तुएं, इनको मैंने 1:1 में मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आधी वस्तुएं जो हैं वो हमने 10% लाभ पर बेच दी हैं, ये आधी कुछ प्रतिशत लाभ पर बेची है, और टोटल जो है हमें 25% लाभ हो गया है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या आधी वस्तुएं जमा में आधी वस्तुएं बराबर 2 होता है। ये एक तरीके की इक्वेशन बन गई हमारी। अब इन आधी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा गया है। इन आधी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा हमें पता नहीं है, तो इसके साथ हमने उसको लगा लिया x। और टोटल वस्तुओं पर हमें 25% का लाभ हो गया है। तो ये इस क्वेश्चन को निकालने की सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसी तरीके से इक्वेशन में डाल लेंगे। इसमें से जो परसेंटेज हमारे पास नहीं है उसके साथ x लगा लेंगे। 2% क्वेश्चन में दे रखी होगी, बस x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 10 एकम 10, ये हो जाएगा x, और ये हो गया 25 दूनी 50। ये 10 उधर जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू आ गई है 40%। अगर उसे पूरे सौदे पर 25% लाभ हो तो जो आधी वस्तुएं हैं उसे 40% लाभ पर बेचनी पड़ेगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके के कंसेप्ट सीखने के लिए मिले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो मित्रों ने एक व्यापार में क्रमशः 30,000 और 50,000 लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 लाभ प्राप्त हुआ। लाभ का आधा भाग उन्होंने बराबर बराबर बांटा, जबकि बाकी आधा भाग उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक को कितना लाभ मिला। भाई, ये क्वेश्चन जो हमारा पार्टनरशिप से है, और पार्टनरशिप के क्वेश्चन सोल्व करने की हमारी एक ही ट्रिक है, वो है कैपिटल मल्टीपल टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। बस आप ये याद रखिए, कोई भी आपका व्यापार का क्वेश्चन हो, उसमें कैपिटल जितना पैसा लगाया गया है गुणा में टाइम कितने समय के लिए लगाया गया है, तो इस तरीके से उस एक आदमी का प्रॉफिट शेयर निकल के आ जाएगा। अब इसमें दो बंदे हैं, मैंने एक को मान लिया ए, दूसरे को मान लिया बी। ए ने 30,000 रुपए लगाए, बी ने 50,000 रुपए लगाए, और व्यापार शुरू किया, और वर्ष के अंत में लाभ आया। तो वर्ष के अंत में इसका मतलब इधर भी 12 महीने, इधर भी 12 महीने। अगर समय बराबर हो तो समय साथ में गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रेशियो ही निकालना है। अगर मैं इधर भी 12 रखता हूं, इधर भी 12 रखता हूं, तो वो आपस में कट जाएंगे। इनका रेशियो ले लिया, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब जो उनका प्रॉफिट है वो बटेगा 3:5 के रेशियो में। हमेशा व्यापार के क्वेश्चन में यही होता है, समय गुणा में जितना पैसा लगाया गया है और जो अनुपात निकल के आता है उसमें हमारा लाभ बढ़ता है। लेकिन इसमें अलग से एक बात बोल रखी है कि 16,000 हमें लाभ हुआ है, और इस लाभ में से आधा पैसा जो है उन्होंने बराबर बांट लिया। ये ए है और ये बी है। इसमें से 8,000 रुपए दोनों ने बराबर बराबर बांट लिए। इट मींस इसको भी 4,000 मिल गए, इसको भी 4,000 मिल गए, और जो बाकी आधा पैसा बचा हुआ है 8,000,
वो उन्होंने जिस अनुपात में पूंजी लगाई थी उस अनुपात में बांटा है। कहने का मतलब इस 8,000 को बांटना है 3:5 में। अब हम कैसे बांटेंगे, उसका तरीका यही होता है, हमने ये मान लिया कि ए को लाभ मिल गया है 3 यूनिट और बी को लाभ मिल गया है 5 यूनिट, टोटल लाभ बट गया है 8 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बांटना था 8,000, तो 8 यूनिट का मान जो है वो हम 8,000 कर देंगे। तो 1 यूनिट का मान जो निकल के आएगा, 8 से इसको भाग कर दिया, वो आ गया है 1,000। 1 यूनिट का मान आने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों रेशियो को इसके साथ गुणा कर देंगे। ये आ गया है 3,000 और ये आ गया है 5,000। जो 8,000 थे वो तो बराबर बराबर बांट दिए हमने, और जो बाकी 8,000 थे उसमें से ए को मिले 3,000 और बी को मिले 5,000। अब ए को टोटल मिल गए हैं 7,000 और बी को टोटल मिल गए हैं 9,000। ये हमारा क्वेश्चन था। बस आपने एक ही फार्मूला याद रखना है, बाकी आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके तरीके से। अब ए को लाभ में से 7,000 रुपए मिले हैं और बी को लाभ में से 9,000 रुपए मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया है। इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को 3 घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल के अनुपात क्या है। भाई सबसे पहले 3 घन है हमारे पास, उनको इकट्ठा जोड़ दिया गया है एक लाइन में और उससे एक घनाभ बना दिया है। सबसे पहले अगर मैं घन बनाऊं तो ये हमारा घन है, और घन जो है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, और इसकी तीनों भुजाएं जो है वो बराबर है। अगर इस घन का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल निकलता है 6 गुणा में भुजा गुणा भुजा, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया है। अब ऐसे घन लाइन में पंक्ति में 3 जोड़ दिए हैं, एक और जोड़ेंगे हम अगर, तो ये जुड़ गया है, एक और जोड़ेंगे तो ये जुड़ गया है। थोड़ा खूबसूरत बन गया है, लेकिन आप शायद समझ गए होंगे, ये 3D आकृति है, बोर्ड पे नहीं बनेगी, लेकिन आप समझ गए होंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, लाइन में अगर हम 3 घन जोड़ेंगे तो लंबाई जो है वो 3 गुना हो जाएगी, चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी चौड़ाई ये है, चौड़ाई ऐसे की ऐसे रहेगी, और ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पंक्ति में घन जोड़े हैं तो जितने जोड़े हैं उतनी लंबाई उतने गुणा हो जाएगी, अगर 3 घन जोड़े हैं तो लंबाई 3 गुणा हो जाएगी। अब एक तो हमारा तरीका क्या हो सकता है, हम इसमें घन की भुजा अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं और फिर सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, हम इसको ए ही रखें और फिर सोल्व कर लें। सबसे पहले एक घन का जो क्षेत्रफल आया था वो आया था 6 गुणा में ए की पावर 2। अगर 3 घन है तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ये। अब ये जो पूरा बन गया है ये बन गया है घनाभ। अब जो पूरा घनाभ बना है उसके क्षेत्रफल के साथ इसका अनुपात निकालना है, तो पहले हमने अनुपात लगाया और अब हमने निकालना है घनाभ का क्षेत्रफल। और घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसका फार्मूला है 2 बाहर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये दोनों फार्मूले कैसे आए हैं, घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है और घन का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये मेंसुरेशन की वीडियो में मैं बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको कंप्लीटली समझ आएगा ये ऐसा क्यों किया है। फिलहाल के लिए आप फार्मूले याद कर लें। अब आपको पता होना चाहिए कि लंबाई कितनी है। लंबाई है a जमा ए जमा ए 3a। चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बताया था ऐसे लंबे जोड़े हैं तो चौड़ाई भी a ही रहेगी, और ऊंचाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई भी a ही रहेगी। अब ये तो निकल ही चुका है, यहां पर वैल्यू रख दीजिए बस। ये हो गया है 3 6 18 a की 2 अनुपात l जो है मेरा वो है 3a, b जो है मेरा वो है a, इन दोनों को गुणा किया तो ये आ गया है 3a की 2 प्लस b गुणा h, a गुणा a की 2, h गुणा में l, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a की 2, 2 से काट लें इसको बाहर, ये हो जाएगा 2 9 18। अब अंदर वाला आ गया है 3a की 2 3a की 2 6a की 2 प्लस 1a की 2 7a की 2, ये इससे कैंसिल हो गया है। आंसर आ गया है आपका 9:7। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर बेचता है,
शेष 18% लाभ पर बेचता है। इस पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ होता है। 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा है। भाई हमने अब ये क्वेश्चन निकाला था जिसमें इसी अनुपात में बीच वाला अनुपात हमारे से पूछ रखा था कि भाई आधी चीनी इस भाव से बेच दी, आधी किस भाव से बेची है वो निकालना है, और पूरे सौदे का हमारे से प्रतिशत दे रखा था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ये बताया गया है कि एक भाग को मैंने 8% लाभ पर बेच दिया, दूसरे भाग को 18% लाभ पर बेच दिया, और इस प्रकार पूरे सौदे पर 14% लाभ है। भाई आपको तीनों प्रतिशत दे दिए हैं, भाई आपको अलग अलग भाग का लाभ भी दे दिया है और पूरे सौदे पर भी लाभ दे दिया है। तो ऐसे में आपने कुछ नहीं करना, ये आपका एलिगेशन का फार्मूला होता है, इसमें लगा दीजिए, वो भाग निकल के आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दिया 4, इसमें से इसको घटा दिया 6, इसको अनुपात में बदल दिया, ये आ गया है 2:3। अब जो हमारी 500 किलोग्राम चीनी थी वो इस अनुपात में है। अब अगर मैं 500 किलोग्राम को इस अनुपात में बदलूंगा तो 2 और 3 हो गए 5। 5 यूनिट को हम 500 के बराबर कर देंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100 किलोग्राम। इन दोनों को गुणा कर देंगे, ये आ गया है 200 किलोग्राम, ये आ गया है 300 किलोग्राम। जो 8% के लाभ पर बेचा था वो था 200 किलोग्राम चीनी, और जो 18% के लाभ पर बेचा था वो था 300 किलोग्राम। 20,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर काट देते हैं। 20,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 22,260 रुपए 50 पैसे हो जाते हैं, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज की दर है, भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला गया है ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है, कहने का मतलब ईयरली कंपाउंड होता है। जब ये लाइन लिखी होती है तो आपने हमेशा सबसे पहले आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो दर है आपकी वो वार्षिक निकल के आएगी, क्योंकि जो आपका ब्याज है वो वार्षिक संयोजित हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 20,000, और 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर जो अमाउंट आ गया है जिसको मिश्र धन बोलते हैं वो आ गया है 22,260 रुपए 50 पैसे। ये इतना मूलधन 2 वर्ष में इतना हो गया है, और आपसे पूछा है ब्याज की दर निकालिए। ऐसे क्वेश्चन की सबसे बेस्ट ट्रिक, ये हुआ है 2 साल में, जितने साल में हुआ है, अगर 2 साल में हुआ है तो इसका वर्गमूल कर देंगे, 3 साल में हुआ है तो इसका घनमूल कर देंगे। अगर ये 2 साल में हुआ है तो हम इसका दोनों तरफ वर्गमूल लगा देंगे और ये अनुपात निकल के आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि ब्याज की दर जो भी होती है उसको समय से हम उतनी बार ही गुणा करते हैं, और वो जो रेशियो निकल के आता है वो मिश्र धन और ब्याज का ही होता है। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो इस डेसिमल को हटा दिया, ये 0 भी हटा दी, कहने का मतलब ऐसे रख लिया ये। अब इस डेसिमल को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस पे एक 0 लगा लिया। अब भाई इसको तो सोल्व करके ही देखना है, पहले मैं इसको देख रहा हूं क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तभी तो इसके ऊपर से वर्गमूल हटेगा। भाई परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए सबसे पहले हम 0 की संख्या देखते हैं। 0 की संख्या जो है वो अंत में सम आनी चाहिए, या तो 2 0 होनी चाहिए या 4 या 6। अगर मैं यहां देख रहा हूं तो 1 2 3 4 5 0 बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, पहले इसको 4 0 में कन्वर्ट करना है। 4 0 में कन्वर्ट कैसे होगा, हमारे पास 2 वैल्यू हैं, इसको काट लेंगे पहले थोड़ा सा। अब अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूं तो ये 5 से कट रहा है, तो मैंने इसको भी 5 से काट दिया। ये आ गया है 5 4 20 और फिर 4 0। इसको 5 से काट रहा हूं, 5 4 20 5 4 20 5 5 25 5 दूनी 10 5 1 5। 5 से दोनों को भाग कर दिया। अब अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है ये 200 का वर्ग है। अब कैसे पता चला, वर्गमूल निकालते समय जितनी 0 दे रखी हैं उनका आधा हो जाता है। अगर ये 4 0 हैं तो वर्गमूल करने के बाद 2 0 रह जाएंगे। ये तो हो गया 0 का सॉल्यूशन। अब जो आगे वैल्यू दी हुई है उसको देखेंगे। 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 2 आ जाएगा। अब इधर इस वैल्यू का मुझे देखने से नहीं पता चल रहा कि ये किसका वर्ग है, लेकिन ये इसके बिल्कुल नजदीक ही है। अब या तो मुझे ये चेक करना है कि ये 200 के नजदीक कौन सी वैल्यू हो सकती है।
डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है इसको सोल्व करने का, मैं वो बता रहा हूँ। वैसे आप वर्गमूल भी करके देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब जो हमने परफेक्ट स्क्वायर सीखे हैं, तो वहां से मुझे पता चलता है जो लास्ट में एक है वो या तो 1 गुणा 1 करके आया होगा या फिर 9 गुणा 9 करके आया होगा। भाई एक तब आता है किसी वैल्यू का हमने स्क्वायर किया होगा, उसको उसी वैल्यू से गुणा किया होगा, या तो पीछे एक होगा, एक एकम एक तब एक आया होगा, या फिर 9 गुणा 9 81 करके आया होगा। तो इसका मतलब इस वैल्यू से जो भी निकल के आएगा उसके लास्ट में या तो 9 हो सकता है या 1। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन क्या है, 200 के बाद या तो 201 हो सकता है, लेकिन 201 तो नहीं हो सकता, उससे इतना तो नहीं बढ़ेगा, यानी कि या तो 211 हो सकता है या 209, इनमें से एक आंसर है। ठीक है, अब आप 209 और 211 का वर्ग निकालना बहुत आसान है। वर्ग कैसे निकाल लेंगे, अगर 211 का निकालना है तो 200 से कितना ज्यादा है ये 11, तो 11 का वर्ग कर लेंगे। 11 का वर्ग होता है 121, लेकिन हमने दो ही वैल्यू लेनी है, एक हमारा कैरी हो गया। ये 200 से कितना ज्यादा था, 11 ज्यादा था, 11 और ज्यादा कर देंगे। अगर मैंने इसको 11 और ज्यादा कर दिया तो ये हो जाएगा 222। अब उसको 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 444 प्लस 1 445। ये आ गया है मेरा बिल्कुल सेम वैल्यू। तो मुझे यहां से पता चला है अगर मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो वैल्यू निकल के आएगी मेरी 211। अब जो भी अब तक आपको तरीका बताया है वो सिर्फ ये एज्यूम करने का तरीका था कि जल्दी से जल्दी मैं डायरेक्टली कैसे बता दूं कि इसका वर्ग क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब मुझे पता चल गया इसका मैं अगर वर्गमूल करूंगा तो 211 आएगा। अब ये है हमारा मूलधन तो जो है वो 200 है और मिश्रधन जो है वो 211 है। ब्याज कितना हो गया है, 11 रुपए हो गया है। दर निकालने का तरीका क्या होता है, ब्याज बटे में मूलधन और गुणा में 100। ये 20 से 20 कैंसिल होगी। 11 से अगर 11 को मैं 2 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 5.5%। ये हमारा आंसर है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये 0 के बराबर है। तो इन तीनों को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आ गया हमारा। एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, ये तीन वैल्यू हमारी ए बी सी एक तरफ उनका वर्ग करके जोड़ लिया है और एक तरफ उनको आपस में मल्टीपल करके 3 पेयर बनाए हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये तीनों बराबर हो। ठीक है, आप इनकी वैल्यू भी रख के देख लीजिए। अगर इन तीनों को आप बराबर मान लोगे तो ये दोनों जो आपकी इक्वेशन, ये जो आपकी एक इक्वेशन है बराबर आएगी। जैसे कि इसके लिए मैंने 2 मान लिया इन तीनों को, तो ये जाएगा 2 दूनी 4 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 2 दूनी 4, आपकी इक्वेशन बराबर आ गई है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये तीनों बराबर हो, बस आपने याद रखना है। अब आपसे पूछा गया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। अब जब ये तीनों बराबर हैं तो इनका अनुपात भी 1 अनुपात 1 अनुपात 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई। चलिए आगे चलते हैं। 10,000 के निकटतम की दो संख्याएं जो 2 3 4 5 6 तथा 7 से विभाजित होती है। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से निकलेगा। अगर आप इसको डिटेल से निकालते हो तो 5-6 मिनट निकल जाएगी। डिटेल का तरीका ये होता है, 10,000 को ये इन सभी संख्याओं से अगर मुझे भाग करना है, इसके निकटतम कोई संख्या निकालनी है तो दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, उस एलसीएम से 10,000 को भाग करेंगे और जो शेष आता है उसमें से एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे तो आपकी दो संख्या आ जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं करना इस क्वेश्चन को। बेस्ट तरीका ये है, संख्याएं हैं मेरी 2 3 4 5 6 और 7, ये संख्याएं हमारी। और जो आपके ऑप्शन है वो है 10,000 के निकटतम कोई दो संख्याएं बतानी है जो इन सभी से पूरी पूरी भाग हो। अब मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने का तरीका सबसे बेस्ट है। अब इनमें से दो 9वें संख्याएं बतानी है जो 10,000 के नजदीक भी हो और इन सब से भाग भी होती है। तो 2 से तो ये सारी संख्याएं भाग हो रही हैं, तो 2 से तो हम चेक करेंगे
सारी संख्याएं भाग हो रही हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आ गया है 3। अब हम 3 से चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस संख्या को चेक करता हूं क्या ये 3 से भाग हो रही है, तो संख्या 3 से भाग होती है जब उसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है। तो 2 और 3 5, 5 और 9 14। 14 जो है वो 3 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या जो है मेरी वो 3 से भाग नहीं होती। अगर 3 से भाग नहीं होती तो वो स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं हो रही है इसके ऊपर, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगली वाली संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये भाग होती तो हम उसको चेक करते। अब ये दूसरा ऑप्शन है। अगर मैं इसको 3 से भाग करके देख रहा हूं तो इसके अंकों का योग करेंगे 6 और 6 12, 12 और 9 21। 21 जो है वो 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या तो 3 से भाग हो रही है। अब मैं इसको चेक करूंगा। 6 और 1 7, 7 जो है वो 3 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कर रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आगे गए 8 और 1 9, 9 जो है वो 3 से भाग होता है, ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो 4 और 3 7 और 1 8, 8 3 से भाग नहीं होता, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक लास्ट ऑप्शन बचा है, चेक भी करने की जरूरत नहीं है, इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर है तो ये वैसे भी आंसर है। एक तो हमारा तरीका ये है, आपने कुछ भी नहीं करना, अगर इन संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो रही है तो इन संख्याओं से पूरी पूरी भाग करके देख लिया। ऐसे 2-3 संख्याओं को चेक करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको एक बार चेक करके दिखा देता हूं आपको। 6 और 6 12 और 9 21, ये 3 से भाग हो रही है। 8 और 1 9, ये भी 3 से भाग हो रही है। बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन से अगर आपने आंसर लगाना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर ढूंढना है, आपने वो आंसर हटाना है, वो ऑप्शन हटाना है जो आंसर नहीं है। ऑटोमेटिक आप आंसर भी पहुंच चुके। चलिए आगे चलते हैं। 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित बिनों का योगफल होता है। भाई एचएसएससी के क्वेश्चनों में मैंने एक खास पैटर्न देखा है। अब आपके सीईटी के हर पेपर में 15 क्वेश्चन मैथ के आने लगे हैं, मैथ की अच्छी खासी वेटेज है। इसका मतलब पहले तो आपको मैथ को अच्छे तरीके से करना है और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है। आजकल क्या है, आजकल आपको किसी प्रॉपर बुक से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है मैथ की। बहुत सारे प्रीवियस ईयर हो चुके हैं हरियाणा के, आप रेलवे के कर लो, स्टेट के कर लो, हरियाणा के जो जो एग्जाम हुए हैं उनके आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। मैंने सभी एग्जाम्स में एक खास पैटर्न देखा है। अगर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए थोड़ी सी तैयारी चाहिए और वो हो जाएंगे, और 1 और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं आप कितनी भी तैयारी कर लो वो नहीं होंगे। तो इसका मतलब मैथ में 100% अचीव करने की बजाय 12-13 नंबर बड़ी इजीली ले जा सकते हैं, और 15 में से अगर आप 12-13 ले रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। और उसका तरीका एक ही है, आप प्रीवियस ईयर कर लें और कोई भी एक बुक कर लें। और अगर मैं बुक को सजेस्ट करूं तो मैं आर एस अग्रवाल को सजेस्ट करूंगा। अगर आप सिर्फ एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि 11th-12th का मैथ आ जाएगा, वो आपको वैसे भी नहीं आएगा। जो सीईटी की तैयारी कर रहा है अगर उसको 11th-12th का मैथ आता है तो फिर वो गलत एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और बिल्कुल आउट ऑफ द वे है उसको आप छोड़ दो। अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन इसको थोड़ा आपको एक बार एक स्टेप ऊपर जाके सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 100 से कम हरों वाली जितनी भी भिन्न है उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, उनका योग बताना है। अब वो कितनी भिन्न हो सकती हैं, देखिए जो पहली मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो है 1/2। एक नहीं हो सकती, वैसे एक भिन्न है लेकिन वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न का मतलब ये है जिसका अंश जो है वो हर से छोटा होता है। ये हमारी पहली एक ऐसी फ्रैक्शन आ गई है। अब दूसरी फ्रैक्शन क्या होगी, दूसरी फ्रैक्शन होगी मेरी 1/3। इससे अगली क्या होगी 2/3। इससे अगली क्या होगी 3/3, हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 1 हो जाएगा। इससे अगली होगी मेरी 1/4। फिर से अगली क्या होगी 2/4। इससे अगली क्या होगी 3/4। इससे अगली क्या होगी 4/4, हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 हो जाएगा। फिर हम लेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। फिर आगे 1/6, 2/6, इस तरीके से हम लेंगे। और फिर लास्ट में क्या लेंगे, लास्ट में हम पहुंच जाएंगे एक एक करके 1/100, 2/100 और इस तरीके से 99/100। ये हमारी सारी बिन है जिनको जोड़ना है। अब आपको लगेगा कि इनको तो जोड़ा ही नहीं जा सकता, नहीं, ये खास पैटर्न पे है क्वेश्चन। अगर मैं इनको पेयर बना लूं, मैंने एक पेयर ये बना लिया, एक जिसके नीचे 3 था उसका एक पेयर बना लिया, जिसके नीचे 4 था उसका एक पेयर बना लिया, और सारे पेयर भाई दिखाना मुश्किल है, एक लास्ट वाला पेयर ले लिया मैंने। अब इनको जोड़ रहा हूं,
देखिए ये तो आ गया है आपका 1/2। अब अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो हर बराबर है, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, 3/3, ये आ जाएगा मेरा 1। अब इसको जोड़ रहा हूं, हर बराबर है, ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 1 6 है, 6/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अगर आप अगला करोगे 1/5 से 4/5 तक की बिनों को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको जोड़ें तो जोड़ने का तरीका क्या होगा इसका, सभी में हर जो है वो तो 100 है, 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं जोड़नी है, और ये कैसी हैं, ये प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से लेकर 99 तक डायरेक्ट। और प्राकृत संख्याओं का योग निकलता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ये प्राकृत संख्याओं का योग निकलता है। तो मैं ऊपर वाली संख्याओं का योग निकाल लूं तो संख्याएं हैं मेरी 99 और n+1 100 और बटे में 2, तो मैंने ये फार्मूला लगा दिया, इससे ऊपर वाली संख्याओं का योग आ गया है, और बटे में हमने कितना करना है 100। पहले मैंने क्या किया, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग किया, वो आ गया है इतना इस फार्मूले से, और सभी का हर बराबर था तो डिवाइड में 100 कर दिया। अब अगर इसको मैं सोल्व कर रहा हूं तो ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 99/2। अब ये आपकी बिनागी हैं जो आपने जोड़नी है, 1/2 प्लस में 1 प्लस में 3/2 प्लस में 2, और आगे ऐसे ही चलती रहेंगी और लास्ट में आएगा 99/2। अब हम इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने इसको 2 से भाग कर दिया और 2 से गुणा कर दिया। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और लास्ट में ये हो जाएगा 99। ठीक है, ये मैंने 2 से गुणा कर दिया, अगर 2 से गुणा किया है तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, ऐसा हमने अपनी तरफ से कर लिया, 2 से गुणा 2 से भाग, तो इस सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप अंदर देख रहे हो तो अंदर एक फिर प्राकृत संख्याओं की एक सीरीज बन गई है जिसका योग निकालने का ये फार्मूला है। तो 1/2 अंदर हो गया है, जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 99 प्लस 1 100 और बटे में 2, तो 2 और 2 4, 2 दूनी 4, 4 से 100 को भाग कर दिया 25, 25 निमा 225, 22 कैरी, 25 निमा 225 और 22 247, तो आपका आंसर आ गया है 2475। अच्छा खासा क्वेश्चन था, और इस पूरे पेपर में मैथ का एक यही क्वेश्चन अच्छा खासा है, बाकी बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, आप एक एक मिनट में सोल्व कर सकते हो। ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, और लाइक वीडियो को जरूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं अनदर कोई ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आऊं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके क्वेश्चन में ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज का स्क्वायर का सम दे रखा है 385, और आपसे जो आपके इवन नंबर्स हैं उनकी एक सीरीज का सम पूछ रखा है आपसे स्क्वायर का। भाई आपके पास लगातार प्राकृत संख्याएं जो होती हैं उनके वर्गों का योग निकालने का फार्मूला तो है, लेकिन सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये जो पूरी सीरीज है इसमें से 2 की पावर 2 हम कॉमन ले लेंगे अपनी तरफ से। अगर 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ तो हो गया है 1। अगर मैं कॉमन लेने का मतलब क्या है, इस पूरी सीरीज को 2 की पावर 2 से भाग करते जाना है। अगर मैं इस वैल्यू को इससे भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। मैं एक वैल्यू को करके दिखा रहा हूं, 4 की पावर 2 बटे में 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2, और बटे में है 2 की पावर 2, ये कट जाएगा। ऐसे ही सारे कटेंगे। अब मैं इसको कर रहा हूं तो हो जाएगा 3 की पावर 2, और अगर मैं इसको कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, और इस अंदर वाली सीरीज की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो आपने लिखना है 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 गुणा में 385, इसकी वैल्यू थी 385 गुणा में ये हो गया है 4, बस ये सोल्व करना है आपने। 4 5 20, 8 4 32 और 2 34, 8 4 3 12 और 3 15, आपका आंसर आ गया है 1540। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। ए 50 पेज की एक हस्तलिपि की कॉपी करने में 8 घंटे लेता है, बी उसी हस्तलिपि की कॉपी करने में 6 घंटे लेता है। उसी प्रकार की 100 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में कितने घंटे लगेंगे अगर वो दोनों मिलकर उस काम को करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए जो है वो 8 घंटे लेता है एक 50 पेज की कॉपी करने में, और बी उसी 50 पेज की कॉपी करने में लेता है 6 घंटे।
अब आपसे बोला गया है कि ये 50 पेज की बजाय अगर 100 पेज की कॉपी हो जाती है तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि अगर इस 50 पेज की कॉपी के बजाय अगर 100 पेज की कॉपी करनी है तो ए कितना समय लेगा। भाई अगर 50 पेज की कॉपी को करने में वो 8 घंटे लेता है तो 100 पेज की करने में कितने लेगा, 16 घंटे लेगा, डबल हो जाएगा। ऐसे ही बी का चेक कर लेंगे हम, बी अगर उसी 100 पेज की कॉपी को करेगा तो वो 12 घंटे लेगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन में बोला गया था ये दोनों मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो कितना समय लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम तभी जल्दी कर सकते हैं जब काम वही हो जो उनको पहले दिया गया था, काम डबल हो गया था तो मैंने उनका समय भी इसी काम में बदल लिया। अब हमने क्या करना है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो इस 100 पेज की कॉपी को करने में कितना समय लेंगे। तो इसका हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है, इन दोनों को ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे, बस सोल्व कर दीजिए। 4 7 28, 4 4 16, 12 4 48 बटे 7, इतने घंटे आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 7 6 42, 6 सही 6 बटे 7 घंटे आ गया है आपका। इसमें एक छोटी सी ट्रिक थी, जो काम आपको दे रखा था जो से पूछा है वो डबल है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ए पहले वाले काम को अगर 8 घंटे में कर रहा है तो काम को डबल करने से वो 16 घंटे में करेगा, बी जो है वो 12 घंटे में करेगा। अब इस काम को दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। अब ये आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है जो हम पहले निकालते हैं, ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा स्पीड और डिस्टेंस से है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। प्रस्थान बिंदु से 600 किलोमीटर पर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए वह कितना समय लेती है। भाई जो चाल है ट्रेन की वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और हर 75 किलोमीटर चलने के बाद वो 3 मिनट के लिए रुकती है और कुल दूरी जो तय करनी है वो है 600। इस 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में रेल कितना समय लगाएगी। देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, ये दूरी है ये चाल है, दूरी बटे चाल कर देते, समय आ जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो हर 75 घंटे के बाद 3 मिनट के लिए रुक रही है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे वो कितनी बार रुकेगी। उसका तरीका क्या रहेगा, 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और हर 75 किलोमीटर के बाद एक बार रुकती है, तो 75 से कुल दूरी को भाग कर देंगे तो इससे मुझे पता चलेगा कि वो कितने सेगमेंट है 75 किलोमीटर के। तो अगर मैं इसको भाग कर रहा हूँ 15 5 75, 15 4 60, 5 से इसको काट दिया तो ये 8 बार रुकेगी। एक बार 75 किलोमीटर के बाद एक बार, फिर अगले 75 किलोमीटर के बाद फिर इस तरीके से 8 बार रुकेगी। अब जब वो 8वीं बार रुकेगी ना तो अपने स्थान पर पहुंच के रुकेगी। बस एक यही इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप ये मान के चलोगे कि वो 8 बार रुकेगी और इसको 3 से गुणा कर दोगे क्योंकि हर बार 3 मिनट के लिए रुकती है, तो आप सोचोगे कि इस तरीके से समय चला गया है 24 मिनट और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 बार जो वो रुकी है ना, तो 8वीं बार तो वो पहुंच कर ही रुकी है और जब वो पहुंच कर रुकी है तो हमारे से पूछा गया था कि वो कितने समय में पहुंचेगी, उसके बाद वो वहां कितनी देर रुक रही है उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब वो बीच में पहुंचने से पहले 7 बार रुकी है, 8 बार नहीं रुकी है और एक बार 3 मिनट के लिए रुकती है, तो 21 मिनट तो हमारी ये हो गई। ठीक है, अब आप इसको भूल जाइए कि ये रुकी थी, उसका समय हमने निकाल लिया। अब आप ये सोचो कि ट्रेन की चाल तो ये है और दूरी ये है, तो समय क्या आएगा। समय का फार्मूला हमारा क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी है हमारी 600 किलोमीटर और चाल है 100 किलोमीटर, तो वो लेगी 6 घंटा। अगर लगातार चलती रही तो 6 घंटा लेगी और रुकेगी कितना, 21 मिनट। तो टोटल समय कितना लगेगा अगर वो रुकेगी भी, तो जाएगा 6 घंटे 21 मिनट। बस एक ही छोटी सी ट्रिक थी, वो था ये 8 बार नहीं 7 बार रुकेगी पहुंचने से पहले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है तो x का मान क्या है। भाई ये परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले भी एक छोटी सी एक बात सीखें, जो हमारी कोई भी परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे कि 20% दे रखा है, अगर हम इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं तो आता है निकल के 1/5। जो इस परसेंटेज से फ्रैक्शन आया है ना,
तो नीचे वाला तो है हमारा बेस का पार्ट और ऊपर वाला है हमारा परसेंटेज रिजल्ट। और इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इससे मैं 3 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो समझे आप। ए जो है वो बी का 75% है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है ए बी का 75% है और ए और बी का अनुपात निकालना है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आपने क्या करना है, जो ये 75% है इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे, वो आ जाएगी 3/4। अब इसमें हम ये देखेंगे किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रखा है। ए का कंपैरिजन बी के साथ कर रखा है। ए बी का 75% है, किसका 75% है? बी का। जिसका कंपैरिजन कर रखा है वो होता है हमारा बेस पार्ट, तो बी जो है वो है हमारा 4। और जिसका कंपैरिजन कर रखा है वो है ऊपर वाला। अब ये ऊपर वाला कैसे आया? अगर बी को मैंने 4 मान लिया तो 4 होगी हमारी बेस वैल्यू, और ऊपर वाला हमारा क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट। अगर मैं 4 का 75% निकाल लूंगा तो 3 आएगा, इसका मतलब ए जो है मेरा वो 3 है। एक तो ये लाइन आपको क्वेश्चन में बार बार लिखी मिलेगी, जरूरी नहीं है परसेंटेज में मिले, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस तरीके का आपको मिल जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो दी हुई परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन बढ़ाओ, जिससे कंपैरिजन कर रखा है वो नीचे वाला, जिसका कंपैरिजन कर रखा है वो ऊपर वाला। ये हमारी एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या हो सकती है? ए जो है बी से 20% अधिक है। अब ए और बी का रेशियो क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1/5। अब फिर चेक करेंगे किसका कंपैरिजन हो रखा है? बी का हो रखा है, जो इससे पहले होता है उसी का कंपैरिजन हो रखा है। या फिर आप ऐसे याद कर लें, इससे पहले से या का लगा हुआ है, उससे पहले जो लिखा हुआ है उसका कंपैरिजन हो रखा है। इसका मतलब बी तो 5 है, बिल्कुल पहले वाले की तरह। अब ऊपर वाला जो 1 है, मैंने अभी बताया वो होता है परसेंटेज रिजल्ट। 5 का 20% है, 1 जो है 5 का 20% है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ए जो है ना वो बी से 20% अधिक है, और बी का 20% अधिक आ गया है 1। इसका मतलब अब इसको ऊपर जोड़ेंगे हम, ये आ जाएगा 6। ठीक है। अब तीसरा क्या हो सकता है? ए बी से 20% कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले 1 को घटा लेंगे। बस ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि जहां भी परसेंटेज मिले उसको तुरंत आपने रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। उसका तरीका क्या है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर आपको अब ये समझ आया है तो आप इस अगले क्वेश्चन को चुटकियों में कर लोगे। देखिए, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है x जो है y से 10% कम है। x जो है y से 10% कम है। अब इनको अगर हमने रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है y कितना हो जाएगा 10, और x कितना हो जाएगा 10 का 10% 1 कम हो जाएगा 9। ठीक है। अब y है 10 और x है 9। आगे दिया हुआ है y जो है ना, y जो है वो 125 का 10% अधिक है। 125 में अगर 10% और जोड़ दें तो हो जाएगा 110%। अब ये 10 की वैल्यू है, 10 यूनिट की वैल्यू ये है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व कर लें एक बार, ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 से फिर काट लें इसको, या फिर ऐसे ही रख लें। 10 यूनिट की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 5 गुणा 110/4। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 11/4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। आपने निकालनी थी 9 यूनिट की वैल्यू, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 9 से गुणा हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लें। अब देखिए, अब इसमें मैं गुणा करने का तरीका बताता हूं आपको। आप करोगे 11 5 55, फिर 9 से करोगे, नहीं, हमने 11 को अलग रखना है, पहले इन दोनों को गुणा कर लेना है। 9 5 45, 45 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो तरीका क्या होता है, 4 और 5 को ऐसे कैसे लिखो, इनका जोड़ बीच में रख दो, तो आपका आंसर आ गया है। ये छोटी छोटी ट्रिक आपका टाइम बचा लेती है। ये हो गया 495/4। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा मेरा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये आ गया है 123.75। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। परसेंटेज को हमने रेशियो में बदला, y की वैल्यू को इसके इक्वल कर दिया और 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दी।
चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, इसका धनात्मक वर्गमूल निकालना है आपको। भाई एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। इसका मैंने एलसीएम ले लिया है। अब यहाँ तो इसके तो नीचे 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ भाग करेंगे, ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी। इसको इसके साथ भाग कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 को इसके साथ गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे आएगी। अब ऊपर वाले के साथ इसको गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.75 और ये ऐसे का ऐसे गुणा में 0.75 प्लस में 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। मैंने अपनी तरफ से 1 का स्क्वायर लिख लिया ताकि आपको समझ आए। अब ये जो यहाँ तक की वैल्यू है ना, ये आपका एक फार्मूला है, ये है आपका फार्मूला, a की 3 माइनस b की 3 बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए यहाँ पर a है 1 और b जो है वो है 0.75। तो पहले क्या किया, इसके इक्वल ये है, ये दे रखा है यहाँ पर a माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। सॉरी ये फार्मूला मैंने गलत लिख दिया, प्लस होता है भाई, तो प्लस ए बी का मतलब हो गया 0.75 गुणा में 1 करेंगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, 0.75 की पावर 3 प्लस में इसकी जगह ये रखना है, ए कितना है हमारा 1 की पावर 3 माइनस बी की जगह रखना है ये 0.75 की पावर 3 और नीचे 1 में से 0.75 घटाएंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया है ऊपर 1 और नीचे आ गया है 0.25। इस डेसिमल को अगर मैं हटाऊं तो ऊपर आ जाएगा 100। 25 से 100 को काटा 4। अब इसको सोल्व करके आ गया है 4। अब मैंने एक और भी चीज देखी है, बच्चे क्या करते हैं, यहां तक सोल्व करेंगे, ऑप्शन में 4 दे रखा है और फटाफट आंसर लगा देंगे। लेकिन क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और भी दे रखी है कि इसका वर्गमूल बताना है। इसके ऊपर वर्गमूल नहीं लगा रखा, लेकिन लिख रखा है कि इसका धनात्मक वर्गमूल निकालना है। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे 4 लगा के खुश हो जाएंगे कि आंसर हमारा ठीक है। हम यही छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन में, और इन मिस्टेक से दूर होने का तरीका एक ही है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए तो ही आपको ये चीज समझ आएंगी। अब इसका अगर मैं वर्गमूल करता हूं तो हमारा आंसर 2 है और इसका आंसर 2 है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, इसमें एक फार्मूला यूज कर रखा था और आपको ये भी दिमाग में आएगा कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये फार्मूला ये कैसे आया है। जब हम अलजेब्रा की वीडियो देखेंगे कुछ हमने बेसिक भी सीखना पड़ेगा मैथ को, और तब आपको बिल्कुल अलग अलग से नजर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के मिलके काम को एक दिन में करते हैं और 270 रुपए कमाते हैं। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़के का जो दैनिक वेतन का अनुपात है वो है 4:3:2। इन्होंने सब ने मिलकर एक दिन में काम किया, इतने पैसे मिले उनको। आदमी, महिला और लड़के का एक दिन के वेतन का अनुपात दे रखा है इतना। अब आपसे पूछा गया है एक पुरुष, 2 महिला और 3 लड़कों का दैनिक वेतन कितना होगा। सबसे पहले इस वेतन को देखो आप, इस वेतन को 15 पुरुषों ने किया है और एक पुरुष का एक दिन का वेतन है 4 यूनिट, तो 15 पुरुष का कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 यूनिट। यहां पर काम किया है 18 महिलाओं ने, एक महिला का एक दिन का वेतन है 3 यूनिट, तो 18 और 3 54, तो ये हो जाएगा 54 यूनिट। 12 लड़कों ने किया है, एक लड़का लेता है एक दिन का 2, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24। इतने यूनिट कुल पैसा होना चाहिए हमारा, और क्वेश्चन में दे रखा है 2070। इन सभी को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 138 बराबर है 2070। 23 से काट दिया, 23 6 23 नहीं, 1 यूनिट का मान आ गया है मेरा 15। 1 यूनिट का मान 15 आ गया है। अब अगर मैं 4 यूनिट का मान निकालता हूं तो ये हो जाएगा 15 चौके 60
इसका मतलब एक आदमी एक दिन में 60 रुपए कमाता है, और 15 तिये 45, एक महिला कमाती है एक दिन में 45 रुपए, और 15 दूनी 30, एक लड़का कमाता है 30 रुपए। जो दैनिक वेतन का अनुपात था उसको हमने पैसे निकाल लिया। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पुरुष, 2 महिलाएं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन कितना होगा। एक पुरुष का एक दिन का दैनिक वेतन है 60, एक महिला का 45 है, 2 का हो जाएगा 90, एक लड़के का 30 है, 3 का हो जाएगा 90, 90 90 180, 180 प्लस 60 240। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 240। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि 516 रुपए 3 व्यक्तियों ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाएं कि ए को बी से 25% अधिक, बी को सी से 25% कम प्राप्त हो, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अभी मैंने परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना बताया था आपको, बस कुछ नहीं करना, तीनों का रेशियो निकाल लेना है, ए बी और सी। सबसे पहले बोला गया है ए को बी से 25% अधिक मिले हैं, तो 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4। तो बी तो हो गया है मेरा 4 और ए हो गया है 5। अब इसको मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, पहले आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। बी को सी से 25% कम मिले हैं, तो इसका मतलब सी को मिले हैं 4, और इससे 25% कम मिले हैं तो बी को मिले हैं 3। तो जो हमारे पास 2 परसेंटेज दिए हुए थे उसमें से पहले मैंने ए बी का रेशो बना लिया, फिर बी सी का रेशो बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पैसे तीनों में बटे थे ना, तो तीनों का रेशो मर्ज कर लेंगे। अब उसका तरीका क्या होता है, कुछ नहीं करना, यहाँ उल्टा एन बना दो आप, ये हो जाएगा 3 5 15, 4 3 12, 4 4 16। पहले इनको गुणा कर दिया, फिर इनको गुणा कर दिया, फिर इनको गुणा कर दिया। जो उनमें पैसे बटे हैं वो इस अनुपात में बटे हैं। ए को मिले हैं 15 यूनिट, बी को मिले हैं 12 और सी को मिले हैं 16। और कुल पैसे कितने थे, 516। इन सभी को जोड़कर 516 के बराबर कर देंगे। 12 और 16 28 हो गया, 28 और 10 38, 38 और 5 43, 43 यूनिट का मान है आपका 516। ये हो जाएगा 43 एकम 43, बच के 8, 43 दूनी 86। 1 यूनिट का मान 12 आ गया है। सी का हिस्सा निकालना था, 12 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान, सॉरी 16 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान 12 है, तो 12 गुणा 16 कर दीजिए। 12 6 72, 12 एकम 12 और 7 19। सी का हिस्सा होगा 192। दोस्तों इसके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बहुत अच्छी अप्रोच से आपको कराने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।